चाइना जी, बड़ी खुशी हो रही है, दूसरी बार आपसे मुलाकात हो रही है। धन्यवाद। एक छोटे से 1 साल के बाद हो रही है मुलाकात। और जी हाँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और उस चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, इसकी वजह के बारे में कुछ आपने सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 2014 में 280 सीट लड़ी और हम 222 जीत के आए। इस बार 150 लड़ने के बावजूद जो 105 सीट पे हम जीत के आए, तो हमारा स्ट्राइक रेट है 75%। अन्य दल की आप देखें तो नॉट इवन 40, 45, 50। तो कहीं ना कहीं जो हम 105 पे हैं, अन्य दल के पास हैं 56, 54 एंड 44 MLAs रिस्पेक्टिवली। तो जनादेश था मोदी जी और देवेंद्र जी के लिए। थोड़े दल ने विश्वासघात ज़रूर किया क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता का मोह माया था, कुर्सी चाहिए थी और कहीं ना कहीं एक ख्वाब कि हम मुख्यमंत्री बने। इस मुहिम में जिनकी कोई विचारधारा नहीं, वो सब एकजुट हो गए और भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने के लिए कोई एजेंडा बिना वो आ गए हैं सत्ता में। इनका नाम है कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना। लेकिन जो आपको बहुमत मिला, ये सिद्ध तो हुआ ही है महाराष्ट्र में। इसके ऊपर आपने कुछ विचार किया? पार्टी ने विचार किया, सोचा ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों? बिल्कुल किया, और बिल्कुल अभी सोचने के बाद ये एहसास होता है जो हम हमारे बलबूते लड़ते तो हम जीत के आते, क्योंकि जनादेश था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और देवेंद्र जी की साफ सुथरी छवि के लिए। उनका जो कोई भी कांड नहीं, कोई भी स्कैम नहीं, 5 साल में ये ऐतिहासिक रहा है। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि अगर कोई आपसे पूछे कि भविष्य में आप सेना के साथ सहयोग करेंगी, मतलब जिस पार्टी ने 25 साल के बाद विश्वासघात किया, जिस पार्टी ने सिर्फ सोचा कि हम मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, उनकी जो सोच विचारधारा दिन ब दिन बदलते जाता है। वीर सावरकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो, या फिर कोई अन्य मुद्दा, जो कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति है सिर्फ सत्ता के लिए, उससे बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी का एक उसूल है मोदी जी के नेतृत्व में, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। जो व्यक्ति ये स्वीकार करें, उनका स्वीकार करना बहुत ही हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन जो कोई नकारे, तो मैं मानती हूँ कि जनादेश और जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, शायद जनता नहीं माफ़ करे, हम माफ़ करें या नहीं। CAA और NPR को लेके बहुत बड़ा बवाल हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, CAA को लेके किसी ने समझा ही नहीं कि क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हर एक भारतीय नागरिक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, वो सुरक्षित हैं। 2014 तक कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो लोग जो बाहर से इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, आतंक को फैलाना चाहते हैं, हम क्यों उनको स्वीकार करें? कोई भी देश में आप जाएं, आप अमेरिका जाइए, कोई यूरोपियन कंट्री जाएं, कोई अरब कंट्री जाए, कोई नहीं बोलता है कि आप आ सकते हैं, आपको आना है तो आप स्वीकार कर सकते हो। हमारा सिटीजनशिप एक प्रोसीजर है, आप फॉलो कीजिए। और जहाँ तक NRC का सवाल है, ये एक रजिस्टर है। बहुत सारे लोग को ये भी समझ में नहीं आया है कि एक देश में एक हेड काउंट कैसे मिलता है। आज हम बोलते हैं 130 करोड़ की जनता, लेकिन ये जनता कहाँ की है? जो ये जनता पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आके घुस के भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, तो ये एक गलत फहमी है कि हम उनको स्वीकार करेंगे। कोई भी देश में आप जाइए, यू विल फर्स्ट सिक्योर योर ओन सिटीजन्स एंड यू विल हैव अ हेड काउंट ऑफ दैट। यू हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर इन अमेरिका, यू हैव अदर नंबर्स इन अदर कंट्रीज़। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस ज़रूरी है। और समझ लीजिए, आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जहाँ रहते हो कोई आई विटनेस है तो वो भी आपका विटनेस बन सकता है। अगर जैसे पता चलता है कि कोई घुसपैठिया है, उसको आप फिर उसके मुल्क में वापस भेजने की
ये करते हैं, मतलब उसकी मदद करते हैं? प्रोसेस बिल्कुल स्पष्ट है। 2014 तक कोई भी सिटीज़न को कोई भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए कि कोई घुस के आता है पाकिस्तान से और आतंक फैला रहा है, हाँ ज़रूर उनको वापस भेजेंगे। समझ लीजिए कि कोई बांग्लादेश से आए और आपके लोकल जॉब्स ले लें तो बिल्कुल उनको वापस भेज देंगे। लेकिन जो कोई सिटीज़नशिप चाहते हैं, समझ लीजिए कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, अन्य देश में वो आना चाहे तो वो सिटीज़नशिप मांग सकते हैं। देखिए, व्हाट वाज द प्रीमाइस ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट वाज द प्रीमाइस ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश was to create a state where if people felt they wanted to go and live, they can. If they want to come back to India, apply for citizenship and you're welcome. मतलब वही लोग जो हिंदुस्तानी हैं और बाहर के मुल्क में रहते हैं सालों से, वो अगर वापस आना चाहे और सिटीजनशिप लेना चाहे, बिल्कुल आ सकते हैं। प्रोसेस है। आज आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन नहीं देंगे ना, आप देंगे, ऑफ कोर्स देंगे, नहीं तो आपको एंट्री नहीं है। वैसे भारत में आप आना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन प्रोसेस है। जो दफ़ा 370 के बारे में प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री ने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, 60 साल इस देश में लोगों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। सूडो सेक्युलर्स ने अपने वोट बैंक को बरकरार रखा। कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल एंड आई थिंक आर्टिकल 370 हैज़ कम टू लेट इन द डे। I'm glad that our Prime Minister and our Home Minister have had the political will to implement. और जहाँ तक गलतफहमियों का सवाल है, कोई इंटरनेट सर्विस रद्द नहीं है, सब चल रहा है, कोई आतंक नहीं हुआ है, लोग वहाँ खुश हैं and it's a process of assimilating Kashmir into mainstream India. मतलब आपको लगता है कि ये जो डिसीजन लिया है प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने, ये भाजपा के लिए वरदान होगा? मैं यही कहूँगी कि जो लोग समझते हैं मोदी जी की जो नीति नियत में कोई खोट नहीं, उन्होंने किया जो किया भारत के लिए, और भारत में कश्मीर एक अहम हिस्सा है। जहाँ तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सवाल है, मैं मानती हूँ कि वो मुद्दा को भी समझने की आवश्यकता है, लेकिन वो उसके लिए शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आप महाराष्ट्र में स्थित हैं जी, और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने जो युति की है उससे महाराष्ट्र को क्या लाभ होगा, उसका विकास होगा? महाअगाड़ी यानी महाविनाश अगाड़ी, ये समझ लीजिए। एक ही मंत्र है, करप्शन करप्शन करप्शन। और जिस ढंग से उन्होंने 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम किया था पिछले शासनकाल में, अफसोस की बात है हर एक टेंडर को उन्होंने रोका। क्यों रोका? कॉस्ट एस्केलेशन क्यों होता है? क्योंकि आप भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोग के साथ एकजुट हैं। और मैं मानती हूँ कि जो रफ्तार से देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया महाराष्ट्र के लिए, वो रफ्तार बंद हो गया है। कोस्टल रोड हो, मुंबई मेट्रो हो, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आप सिर्फ रोक टोक की राजनीति कहते हैं, आप एक लेजिटिमेट वॉइस ऑफ डिसेंट बन सकते हैं, लेकिन एक बहुमत, जब जनता ने जनादेश दिया है तो आपको बहुमत को स्वीकारना ही पड़ेगा। लेकिन शिवसेना की जो युति हुई है कांग्रेस के साथ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि कांग्रेस और शिवसेना नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वो कुछ बोलें वो कुछ बोलें, सब जानते हैं उन्होंने सिर्फ सत्ता के लिए ये किया है, कोई विचारधारा नहीं है। और लोग अगले इलेक्शन में आपको यकीन से कह सकती हूँ सबको नकारेंगे। जो आज भाजपा गोवा में जो कुछ गोवा के लिए कर रही हैं, आप गोवा के लोगों के लिए आपका कोई संदेशा है तो आप बताइए। देखिए, गोवा मेरे लिए इज़ अ सेकेंड होम। पर्रिकर जी थे तब से एसोसिएशन रहा है, और मैं मानती हूँ कि यहाँ जो प्रगति हम देखते हैं, एयरपोर्ट से आप निकलो पैंजिम के लिए तो पता चलता है पहले कितनी गंदगी होती थी, कितना प्लास्टिक था, एंटी प्लास्टिक, ये गार्बेज सेग्रीगेशन, जिस ढंग से रोड्स का डेवलपमेंट, इसका श्रेय मैं नितिन गडकरी को भी देना चाहती हूँ। फ्लाईओवर्स, मैं मानती हूँ कि ये प्रशंसाजनक है। मैं यही विनती करूँगी कि लोगों के भड़कावे में न आए। सूडो सेक्युलर्स सिर्फ लोगों को तोड़ेंगे, जेन्युइन सेक्युलर्स अपीजमेंट की राजनीति नहीं करेंगे। When you believe that justice to all and appeasement to none, you will have a progressive society. So let's all collectively work towards that. आणि गोवामध्ये हेच म्हणायचं आहे मला
कोकणीमध्ये म्हणू की हां, कोकणीमध्ये मराठी? म्हणा ना, कोकणीमध्ये. गोवन कोणाचे, आमचे आमचे आमचे. शहना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना धन्यवाद. कीमती वक्त दे दिया हमारे इस RD Escobar चैनल के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.